जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मास्टर क्लास में। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के 22 भागों में से 22 भाग में से भाग 1 की। और उस भाग 1 में से जो 4 अनुच्छेद हैं दोस्तों, आज हम उनकी बात करेंगे और उनसे संबंधित 4 अनुच्छेद। और बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों, भाग 1 के जो अनुच्छेद नंबर 2 है। आज हम सिक्किम के बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों कि आज भारत में जो सिक्किम राज्य है वो भारत में कैसे आया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस नए टॉपिक में, भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद में। तो दोस्तों स्वागत है आपका। आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों जो अनुच्छेद एक है, इसमें लिखा हुआ है कि संघ और राज्य क्षेत्र। दोस्तों ये जो संघ और राज्य क्षेत्र लिखा हुआ है, इस संघ का मतलब होता है यूनियन। दोस्तों जैसे हम कहते हैं कि यार मेरे उस दोस्त के साथ बहुत ही अच्छा यूनियन है, बहुत ही अच्छा संघ है, वो मेरे से कभी अलग नहीं हो सकता है। दोस्तों हर देश चाहता है कि जो उसके राज्य हैं वो यूनियन हो। आज हमारे भारत के जो 28 राज्य हैं, आज वो यूनियन है, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यह दर्शाता है दोस्तों कि जो भारत के राज्य है वो संघ है और उनके राज्य क्षेत्र, यानी कि हमारे देश में हर राज्य का एक राज्य क्षेत्र है। जैसे मध्य प्रदेश का राज्य क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का भी राज्य क्षेत्र है, एक अपना हर एक स्टेट का अपना क्षेत्र है दोस्तों। तो फिर संघ के अलावा भी क्या होता है दोस्तों? एक होता है फेडरेशन, एक होता है कॉन्फेडरेशन और एक होता है यूनियन। दोस्तों जो कॉन्फेडरेशन होता है उसे बोलते हैं हिंदी में परिसंघ है, और वो बहुत ही आसानी से टूट जाता है। मान लीजिए कोई देश परिसंघ से बना हुआ है और उस परिसंघ में छोटे छोटे जो राज्य थे वो राज्य अपन मिला करके एक देश का निर्माण कर लेते हैं और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र को दे देते हैं और वो केंद्र उन शक्तियों का प्रयोग करके वो देश चलाता है। लेकिन दोस्तों वो राज्य बहुत आसानी से अलग हो सकता है, अलग अगर होना चाहे तो वो बहुत ही आसानी से अलग हो जाता है। बात होती है फेडरेशन की दोस्तों, तो फेडरेशन के भी राज्य सेम कॉन्फेडरेशन जैसे ही करते हैं, परिसंघ ही जैसे करते हैं। जैसे अमेरिका है तो अमेरिका आज फेडरेशन का हिस्सा है, उसके भी राज्य अपनी शक्तियां केंद्र को दे रखे हैं और वो केंद्र उन राज्यों पर शासन करता है। लेकिन दोस्तों ये कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन दोनों ही आसानी से अलग हो सकते हैं। तो इसके अलावा भी क्या उपाय है दोस्तों? अब बात है यूनियन की। यूनियन के राज्य कभी भी अपने देश से अलग हो ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों भारत के जितने भी राज्य हैं वो यूनियन कहलाते हैं और इनके राज्य क्षेत्र के बारे में तो आपको पता ही चल गया। लेकिन दोस्तों आर्टिकल 1 में 3 उन्हीं के अनुच्छेद दिए हुए हैं। जैसे अनुच्छेद 1 हो गया तो अनुच्छेद 1 का 1, फिर अनुच्छेद 1 का नंबर 2, फिर 1 का 3। तो दोस्तों ये आ गया अनुच्छेद 1 का 1। इसमें ये कहा गया है दोस्तों कि भारत का नाम दिया हुआ है इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत के ऑफिशियल नेम 2 ही हैं, इंडिया और भारत। ये हमारा इसमें दिया हुआ है, यानी कि भारत का नाम दिया हुआ है अनुच्छेद 1 का 1 में, भारत का नाम। दोस्तों बात आई अनुच्छेद 1 के दूसरे का। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 1 दूसरे का है, इसमें यह दिया हुआ कि भारत कोई ये नाजुक सा राज्य नहीं है, नाजुक सा कोई यूनियन नहीं है। भारत एक ऐसा राज्य से बना हुआ है जो यूनियन है, जो कभी अलग हो ही नहीं सकता है। तो ये ढीले पुंजा सिस्टम नहीं है, भारत एक मजबूत यूनियन है। इसमें यूनियन की बात की गई दोस्तों, किसकी? यूनियन की। बात करें अनुच्छेद 1 का 3rd नंबर की, तो दोस्तों इसमें 3 क्षेत्र आते हैं। इसमें पहला जो क्षेत्र है वो आता है राज्य का क्षेत्र, यानी कि राज्य क्षेत्र। दोस्तों दूसरा जो आता है वो आता है केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूटी क्षेत्र। दोस्तों जो तीसरा आता है उसका नाम है अन्य क्षेत्र। दोस्तों ये हुआ राज्य क्षेत्र। इस राज्य क्षेत्र में दोस्तों
इसमें यह बताया गया है कि इस राज्य में 28 स्टेट हैं, इस 28 राज्य हैं, उन सब राज्यों का अपना एक क्षेत्र है, अपनी एक बॉर्डर लाइन है। और जो दूसरा है यूनियन टेरिटरी क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, आज भारत के पास 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसमें पूरे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन दोस्तों जो अन्य क्षेत्र हैं, अन्य क्षेत्र में यह बताया गया है कि कल के दिन अगर भारत किसी क्षेत्र को जीतता है किसी युद्ध पे, या किसी संधि के द्वारा कोई देश का टुकड़ा लाता है, तो दोस्तों हम उसे अन्य क्षेत्र पे रखेंगे, उसे हम अन्य क्षेत्र पे रखेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको आर्टिकल 1 संघ और राज्य क्षेत्र उसके आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप उसको लिख सकते हैं। दोस्तों अगर बात करूं आर्टिकल 2 की, आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। अब आप बोलेंगे कि ये नए राज्यों का प्रवेश, हमारे यहाँ 28 राज्य हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, जैसे कोई विदेशी राज्य है या किसी देश का एक कोई टुकड़ा है और वो भारत के साथ विलय होना चाहता है, तो भारत उसको अपने आर्टिकल 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश में उसको जगह दे सकता है। दोस्तों अगर मैं आपसे बताऊं, आज एक भारत का ऐसा राज्य जो सिक्किम है, वो सिक्किम एक टाइम स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी। वो सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको सिक्किम के बारे में बताऊं? तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सिक्किम के बारे में बताना चाहूंगा। सिक्किम राज्य, आपको मैं सिक्किम के बारे में बताऊंगा। सिक्किम दोस्तों भारत के 1947 के आजादी के पहले और 1947 के बाद भी एक स्वतंत्र रियासत हुआ करता था, प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। 1947 में स्वतंत्र रियासत हुआ करता था दोस्तों, स्वतंत्र रियासत। लेकिन दोस्तों यहाँ चोग्याल राजा का शासन हुआ करता था, यहाँ चोग्याल राजा का शासन। लेकिन दोस्तों आप बताइए, कौन नहीं चाहता कि हमारे देश में लोकतंत्र हो? जैसे आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हर देश चाहता है कि हमारे देश में एक लोकतंत्र की स्थापना हो। ठीक उसी प्रकार दोस्तों सिक्किम की जनता भी चाहती थी कि हमारे सिक्किम में लोकतंत्र की स्थापना हो। लेकिन हम दोस्तों चाइना को जानते ही हैं, बड़वानी में सबसे आगे ही वो टॉर्चरी कर रहा था किसको? सिक्किम को। और सिक्किम को ये लग भी गया था कि अब अगर हम अकेले रहें तो हम सिक्किम के साथ मिल जाएंगे, इसलिए कि वो फोर्स कर रहा है उसके पीछे। और अगर सिक्किम के साथ गए तो दोस्तों वो कम्युनिस्ट पार्टी चलता है उस देश को, उस देश में लोकतंत्र नहीं है, उस देश में चुनाव नहीं होते हैं। तो सिक्किम एक ऑप्शन चुना कि क्यों ना हम भारत के साथ शामिल हो जाएं। और वहां की जो जनता थी, वहां की जनता भी चाहती थी कि हम भारत के साथ विलय हो जाएं, हम भारत के एक पूर्ण राज्य बन जाएं। तो दोस्तों 1950 में सिक्किम और भारत के साथ, सिक्किम प्लस भारत, सिक्किम और भारत के साथ संधि होती है। कब दोस्तों? 1950 में सिक्किम और भारत के साथ एक संधि होती है। उस संधि में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए दोस्तों। उन दो महत्वपूर्ण निर्णयों में से यह बताया गया कि अब जो आंतरिक मामले सिक्किम के रहेंगे, जो आंतरिक मामले रहेंगे वो सिक्किम अपना खुद ले लेगा। जो आंतरिक मामले रहेंगे वो सिक्किम खुद ले लेगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण निर्णय रहेंगे, जैसे रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और संचार माध्यम जो डाक सेवा होती है, ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं ये रहेंगे दोस्तों भारत के पास। और सिक्किम इसमें राज्य भी हो गया, क्योंकि सिक्किम को तो मिलना ही था भारत में। तो 1950 में हम बोले आपसे विदेश नीति प्लस रक्षा मंत्रालय प्लस आपको बताना चाहूं तो मैं एक विदेश नीति, एक रक्षा मंत्रालय और एक संचार माध्यम दोस्तों, एक संचार,
ये दोस्तों तीनों भारत के पास आ गए, और भारत के पास आ गए तो हम इसको एक सहयोगी राज्य यानी एक संरक्षित राज्य के तौर पर देखें। आप बोलेंगे कि ये संरक्षित राज्य क्या होता है? तो दोस्तों संरक्षित राज्य, हम उस राज्य को उस देश को बोलते हैं जो अपनी आंतरिक मामले खुद से सुलह करता हो, लेकिन जो बड़े बड़े विभाग हैं, रक्षा मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, संचार माध्यम है, ये इन बड़े बड़े मामलों को किसी दूसरे देश के साथ डील करता हो, किसी दूसरे देश को दे रखा हो, ऐसे देश ऐसे राज्य को हम संरक्षित राज्य बोलते हैं। तो 1950 में सिक्किम कैसा राज्य हुआ दोस्तों? तो 1950 में सिक्किम एक संरक्षित राज्य बना। तो दोस्तों 1950 की बात तो हो गई, लेकिन अब टाइम चलता गया। अब दोस्तों टाइम 1970 के दशक का आया। इस 1970 के दशक में दोस्तों सिक्किम की जनता का मांग चरम पे अपने उठ गया। अब वो ये बोलने लगा कि अब हमें भारत के साथ विलय होना है, और सिक्किम की जनता के जो वहां की जनता जो सिक्किम की थी, वो चांगोल शासन के प्रति एकदम आक्रोश में आ गई, असंतोष पैदा हो गई उसके प्रति, चांगोल शासन के प्रति। तब दोस्तों 1970 में फिर दौर आया 1974 में। इस 1974 में एक संशोधन होता है अपने भारतीय संविधान में। उस संशोधन का नाम है 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन। आप बोलेंगे ये संशोधन करने की क्या जरूरत है? तो दोस्तों भारतीय संविधान या किसी भी जब हम संशोधन करते हैं तो संशोधन के मेनली 3 रीजन होते हैं। या तो हमें भारतीय संविधान में कुछ जोड़ना है, या कुछ हटाना है, या कुछ उसी में परिवर्तन करना है। तो दोस्तों जब हम सिक्किम को अपने देश में ले रहे हैं, इसका मतलब भारतीय संविधान में कुछ न कुछ हो रहा है। दोस्तों इस 35वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इस 10वीं अनुसूची के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दे दिया गया। सिक्किम को 1974 के 35वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, और इसको एक सह राज्य का दर्जा दे दिया गया। आपसे बोलूं कौन सा? तो सह राज्य का दर्जा दे दिया गया, सह राज्य का दर्जा पा गया। लेकिन दोस्तों वहां की जनता खुश नहीं थी। अभी वहां की जनता चाहती थी कि हम सह राज्य नहीं, हम संरक्षित राज्य नहीं बनना चाहते, हम भारत का पूर्ण राज्य बनना चाहते हैं। हमें भारत का पूर्ण राज्य बनना है, हम उसके लिए सब कुछ करेंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, और हम एक लंबे समय से अंग्रेजों के गुलाम रहे। 200 साल लगभग हम गुलाम रहे। तो हमारे यहाँ के जो लीडर्स थे, हमारे यहाँ के जो महानायक थे, उनका कहना था कि तो चलो ठीक है, सिक्किम तो मिल रहा है, लेकिन क्या सिक्किम की जनता इसके लिए तैयार है? अगर हम उस, क्या पता दूसरे देशों के मन में ये हो जाए कि एक चंगल शासन कहने पर सिक्किम को भारत ने अपने साथ विलय कर लिया, और हम 200 साल तक शोषण हुए, हमारा अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सिक्किम की जनता से एक जनमत संग्रह कराएं। क्या आपकी सहमति है? आपकी राय क्या है? आप हमारे देश के साथ मिलना चाहते हैं, ताकि दुनिया भी देख सके कि हाँ भारत जबरदस्ती नहीं कर रहा है, वहां की जनता ही इतने उसमें है कि हमें लोकतंत्र चाहिए, वो भी भारत के साथ में पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। तो दोस्तों 1975 का जब समय आता है, दोस्तों 1975 के समय में भारत ने सिक्किम के साथ जनमत संग्रह कराया। दोस्तों 1975 में जनमत संग्रह होता है, जनमत संग्रह। और आप जान के ताज्जुब होंगे दोस्तों, इस जनमत संग्रह में सिक्किम की जनता 97% वोटिंग करती है कि हमें भारत के साथ रहना है। दोस्तों सिक्किम की जनता 97% पॉपुलेशन भारत के साथ विलय होने के लिए, पूर्ण राज्य बनाने के लिए 97% जनता वहां की जनमत संग्रह करती है। दोस्तों जनमत संग्रह वो चीज होती है जैसे अपन लोग हम एक नेता को चुनते हैं कि ये नेता हमारे क्षेत्र का एक विधायक होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, MP कुछ भी होना चाहिए। उसी तरह दोस्तों जब
जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है, जब वहां की जनता ही खुद इन्वॉल्व होती है, तब वहां की जनता से हाँ या ना में जनमत संग्रह करा जाता है। क्या आप भारत के साथ विलय होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका सिक्किम जो देश है, राज्य है, वो भारत के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करे? वहां की जो 97% जो पॉपुलेशन थी, 97% आबादी भारत के साथ पूर्ण राज्य के दर्जा में सहमति प्राप्त करती है। तो दोस्तों फिर हमारे भारतीय संविधान में एक 36वां संविधान संशोधन होता है। कितना? 36वां संविधान संशोधन होता है। और ये कब होता है दोस्तों? 1975 में। और इस 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना लिया जाता है। 1975 में 22वां राज्य सिक्किम को बनाया जाता है। तो दोस्तों सिक्किम 22वां राज्य सिक्किम बना, तो भारत का 22वां राज्य सिक्किम बन गया। कौन से? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत। दोस्तों आई होप आपको सिक्किम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं अब तीसरे पे। दोस्तों ये जो अनुच्छेद तीसरा है, अनुच्छेद तीसरा ये कहता है कि संसद चाहे तो भारत के किसी भी राज्य में उस राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है, उस राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उस राज्य की राजधानी का नाम चेंज कर सकती है, और अगर चाहे तो एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ मर्ज करके एक ही राज्य बना सकती है। और दोस्तों आप लोग देखे ही होंगे, फिलहाल अगर हम सन 2000 की बात करें तो इसमें आज 4-5 राज्य शामिल हो चुके हैं। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से। और दोस्तों 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। अगर बात करूं फिलहाल की आपको सन 2014 की, तो 2014 में आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो बने, तो आप देखते ही रह गए। तो ये कौन करता है दोस्तों? ये हमारी केंद्र सरकार करती है। और इसमें एक प्रावधान है, ये जब केंद्र सरकार करती है तो राज्य इसमें कोई भी अड़चन नहीं डाल सकता है। हालांकि अगर केंद्र सरकार पूछना चाहे उस राज्य से, एक बार सलाह लेना चाहे तो सलाह ले सकती है, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए बाध्यकारी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि नहीं, राज्य को केंद्र सरकार को मानना ही पड़ेगा उसकी बातों को। अगर वो मान लो किसी राज्य को मना कर दें कि हमें उस राज्य के साथ नहीं मिलना, तो इसके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। संसद आसानी से ही उस राज्य को विभाजित कर सकती है। तो दोस्तों अगर आपसे कहूं कि अनुच्छेद 3 क्या है, तो राज्य में परिवर्तन। और दोस्तों परिवर्तन किसी भी तरह का हो सकता है। उनके नाम में परिवर्तन हो सकता है, उनके बॉर्डर में परिवर्तन हो सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य को मर्ज कर दिया जाए, एक ही राज्य बना दिया जाए। अगर वो चाहे दोस्तों, आज मध्य प्रदेश को बिंद का अलग कर देंगे, मालवा का अलग कर देंगे, उत्तर प्रदेश से अलग कर देंगे, और मध्य प्रदेश का नाम भी कुछ चेंज कर सकते हैं। ये दोस्तों शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों कि अनुच्छेद 4 क्या है, इसका मतलब क्या है अनुच्छेद 4 का? दोस्तों जो अनुच्छेद 4 है ये बताता है कि जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 काम करेंगे तो हम उसको भारतीय संविधान में संशोधन नहीं मानेंगे। जैसे अभी आपको बताया कि संविधान में कुछ परिवर्तन करने के लिए, कुछ हटाने के लिए, कुछ जोड़ने के लिए हम अपने भारतीय संविधान में संशोधन करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप बताएंगे कि अनुच्छेद में आपको क्या बताया था? नए राज्यों को प्रवेश, जब कोई किसी देश का टुकड़ा हमारे देश में मिलना चाहेगा, और राज्य में परिवर्तन, इन दोनों चीज को करने के लिए जब संसद ये काम करेगी तो हम उसको संशोधन नहीं मानेंगे। जैसे आज हम तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश अलग हुआ छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो क्या यह संशोधन हुआ? नहीं हुआ दोस्तों, इसको हम संशोधन नहीं मानते हैं। तो अनुच्छेद 4 में क्या बोलेंगे कि अनुच्छेद 2 और 3 को संशोधन से अलग है। 2 और 3 संशोधन प्रक्रिया से अलग है, संशोधन प्रक्रिया से अलग है। दोस्तों जब हम अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करेंगे तब हम इसको भारतीय संविधान का संशोधन नहीं मानेंगे। आई होप
आपको ये समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 1 संघ और राज्य क्षेत्र उसके काम कर दे इसमें। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश है, जैसे हमारा 22वां राज्य सिक्किम बना हुआ है। अनुच्छेद 3 राज्य में परिवर्तन करना है। और दोस्तों अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 जब परिवर्तन होगा तो अब हम उसको अनुच्छेद 4 के तहत भारतीय संविधान का संशोधन नहीं मानेंगे। तो दोस्तों कल हम अब इसके आगे जो भाग 2 आएगा, आज भाग 1 तो फाइनल हो चुका दोस्तों, तो जो कल अब भाग 2 से शुरुआत करेंगे और आपको डेली इसी जीएस मास्टर क्लास चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की पूरी आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। आप डेली डेली एक क्लास देता रहूंगा। दोस्तों अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो, आप तक पहुंचे, तो जीएस मास्टर क्लास चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों आप कमेंट करिए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल।